हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 49। क्योंकि हमारी लास्ट वर्कशीट जो आई थी 49 वो हिंदी साइंस की आई थी, बट एसएसटी की वर्कशीट नंबर 49 नहीं आई थी, इसलिए वर्कशीट नंबर 49 अब आई है। और हिंदी की 49 आ चुकी थी, इसलिए हिंदी की अब 50 वर्कशीट आई है। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट 3 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम सामाजिक विज्ञान भूगोल का पाठ 2 पढ़ने जा रहे हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारत का भौतिक स्वरूप। देख लेते हैं आज हमें क्या क्या दिया गया है और उसके बाद सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स पर आधारित प्रश्नों को। आज कहा गया है हमसे भारतीय थार मरुस्थल, यानी कि भारत के थार मरुस्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राजस्थान में भारत का थार मरुस्थल पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या बताया गया है यहाँ पर। भारतीय थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के, यानी कि भारतीय थार मरुस्थल, भारत का जो थार मरुस्थल है वो राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित गर्म उष्ण मरुस्थल है। गर्म उष्ण मरुस्थल मतलब ऐसा मरुस्थल है, मरुस्थल मीन्स होता है रेगिस्तान, और ये ऐसा मरुस्थल है जो गर्म रहता है और उष्ण रहता है। यहाँ यह बालू के टिब्बों से ढका हुआ, यानी कि यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है, यानी कि एक ऐसा मैदान है जो बालू से ढका रहता है। आपने देखा होगा, शायद टीवी में भी देखा होगा कि जब तेज हवा चलती है तो बालू एक जगह इकट्ठा हो जाता है, फिर दूसरी तरफ हवा जब चलती है तो यहाँ का बालू वहां शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वातावरण पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। थार मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, यानी कि यहाँ पर जो पूरे साल की वर्षा होती है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है, जिस कारण से यहाँ शुष्क जलवायु नाम मात्र की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। यानी कि यहाँ पर जो प्राकृतिक वनस्पति है वो कैसी है, नाम मात्र की होती है, और जो यहाँ की जलवायु है वो कैसी होती है, शुष्क होती है, यानी कि गर्म होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। मतलब ये क्योंकि शुष्क होता है, गर्म होता है, इसलिए इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। यह विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि थार मरुस्थल जो है, विश्व में बहुत सारे मरुस्थल हैं और उन सभी मरुस्थलों में से थार मरुस्थल जो है वो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यानी कि जितने भी मरुस्थल होते हैं वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जो मरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमसे क्या क्या पूछा गया है। ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में, यानी कि ऐसा माना जाता है कि मेसोजोइक कल्प में यह क्षेत्र समुद्र के अंदर स्थित था, यानी कि बहुत वर्षों पहले, बहुत सालों पहले, जिसे मेसोजोइक कल्प कहा जाता है, उस समय जो थार मरुस्थल था वो समुद्र के अंदर पाया जाता था। इस अनुमान की पुष्टि जैसलमेर के पास ब्रह्मासर से मिले समुद्री अवसादों, समुद्री अवसाद यानी समुद्र के अंदर से निकले हुए अवसाद, समुद्री अवसादों और आकल वुड फासिल पार्क से प्राप्त हुए प्रमाणों से होती है। यानी कि आकल वुड फासिल पार्क जो है वहां से कुछ प्रमाण मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो थार मरुस्थल है वो पहले समुद्र के अंदर पाया जाता था। वुड फासिल्स की आयु लगभग 180 मिलियन वर्ष आकी गई है, यानी वुड फासिल पार्क जो है ये माना जाता है कि इसकी उम्र 180 मिलियन वर्ष है, यानी कि 180 मिलियन वर्ष पुराना है ये। हालांकि मरुस्थल की चट्टानी संरचना भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है, यानी कि जो वहाँ की मरुस्थल की चट्टानी संरचना है, यानी चट्टान जिस तरीके से बनी हुई है वो भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उन्हीं का हिस्सा है, उन्हीं के जैसे ही है। लेकिन इसका जो मरुस्थलीय पार्ट जो है वो पाया जाता है कि ये समुद्र के अंदर का हिस्सा है। फिर भी शुष्क परिस्थितियां व वायु की क्रियाओं व भौतिक अपरदन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है, यानी कि
अलग हैं। तो इसलिए फिर भी शुष्क परिस्थितियों, शुष्क मतलब गर्म परिस्थितियों व वायु की क्रियाओं, जो हवाओं का विस्तार होता है, आपको पता होगा कि थार मरुस्थल में हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो वायु की क्रियाओं व भौतिक अपर्दन के कारण इसकी धरातलीय विशेषताएं, धरातल मतलब होता है धरती यानी भूमि, तो भूमि के ऊपर जो भी विशेषताएं होती हैं इसकी प्रायद्वीपीय पठार से भिन्न है, यानी प्रायद्वीपीय पठार की जो धरातलीय विशेषताएं होती हैं और इस हिस्से की जो धरातलीय विशेषताएं हैं, दोनों में अंतर पाया जाता है। आगे देख लेते हैं। मशरूम राख, बालुका टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। तो यहाँ की मरुस्थलीय भू आकृतियों के नाम हैं, ये कौन कौन से हैं? मशरूम राख, बालुका टिब्बे, बरकान और ज्यूगेन। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये होते क्या हैं? तो ये होते हैं भू आकृतियों का मतलब है यहाँ पे जब बालू बहुत तेज हवा चलती है, मैंने आपको बताया जब तेज हवाएं चलती हैं तो जो रेत होती है, जो बालू होती है, वो क्या होती है, जगह जगह इकट्ठा हो जाती है, जिस तरफ हवा चलती है उधर इकट्ठा हो जाती है उड़ के, फिर थोड़ी देर बाद हवा की दिशा परिवर्तित होती है तो वो दूसरी दिशा में बालू इकट्ठा हो जाता है, तो वो अलग अलग शेप बन जाती है। आपने शायद टीवी में भी देखा होगा, शेप बन जाती है अलग अलग बालू से। ठीक है, पहाड़ जैसी शेप बन जाती है अलग अलग, कभी ट्रायंगल कभी रेक्टेंगल, तो ये उन्हीं के नाम है, मशरूम राख, बालुका टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन। ठीक है, आगे देख लेते हैं जो बरकान है उसके बारे में। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला, अर्धचंद्राकार यानी कि आप कह सकते हो आधा कटोरा जो होता है उसको अर्धचंद्राकार बोलते हैं, तो अर्धचंद्राकार बालू का टीला का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, यानी कि बहुत अधिक क्षेत्र पर आपको बरकान देखने को मिलेगा, यानी कि जो रेत है उसके शेप बन जाती है अर्धचंद्राकार। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। जो लंबवत टीले हैं वो आपको भारत पाकिस्तान सीमा के समीप जो है वो दिखाई देते हैं, वहां जाएंगे आप भारत पाकिस्तान सीमा के समीप तो आपको ऐसे टीले दिखाई देंगे जो लंबवत शेप में होते हैं। जब कभी आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख पाएंगे, यानी कि अगर आपको बरकान के समूह देखने हैं तो आपको उसके लिए जैसलमेर घूमने जाना पड़ेगा, जब आप वहां जाएंगे तो ये सारी चीजें जरूर देखेंगे। तो जब भी आप जीवन में कभी भी जैसलमेर जाएं तो इन चीजों को जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि जो ढाल होता है उसके आधार पर थार मरुस्थल को दो हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे पहले आता है उत्तरी भाग, जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग जो होता है उसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है, और जो दक्षिणी ढाल है उसका जिसका ढाल दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। ये आपने सुना ही होगा। तो जो दक्षिणी ढाल है वो क्या है, जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर होता है। इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम। अब आप सोचेंगे हिम नदीय क्या होता है, यानी जो पर्वत होते हैं बड़े बड़े, उन पर्वतों के ऊपर क्या होता है, बर्फ जमी रहती है, और वही बर्फ को क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। और वो जब हिम पिघलती है यानी बर्फ पिघलती है तो उनसे पतली पतली धाराएं निकलती हैं, वो आगे जाके नदियों का रूप ले लेती हैं, उनको हिम नदियां बोलते हैं। और उद्गम मतलब होता है उत्पन्न होना यानी जन्म होना। जिन नदियों का जन्म पर्वतों के हिम के पिघलने से होता है उनको हिम नदियां उद्गम वाली नदियां कहा जाता है। ठीक है, हिम नदीय उद्गम कहा जाता है। तो यहाँ आपको ये कहा गया है कि इस क्षेत्र में अधिकांश नदियां, यानी कि इस क्षेत्र में कौन से क्षेत्र की बात हो रही है, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल की जो अधिकांश नदियां हैं वो निम्न वर्षा यानी कम वर्षा, अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण, अत्यधिक ताप यानी गर्मी बहुत ज्यादा होगी तो वाष्पीकरण, पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, तो अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिम नदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। ठीक है, वर्षावाही होती है। अब आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नदियां बहती हैं वर्षा ऋतु में उनमें पानी होता है और बाकी पूरे साल वो सूखी पड़ी रहती हैं। ठीक है, और बाकी पूरे साल वो सूखी क्यों रहती हैं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ वर्षा नहीं बहुत कम होती है, दूसरा यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो जो पानी होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और तीसरा कोई जो हिम नदी जो होती है पूरे साल उसमें पानी रहता है।
तो अब आप सोचेंगे पूरे साल कैसे रहता है, क्योंकि पर्वतों पे जो बर्फ होती है वो पूरे साल रहती है और वो बर्फ थोड़ी थोड़ी पिघल के हमेशा पानी के रूप में आती रहती है, तो उन नदियों में हमेशा पूरे साल पानी रहता है। तो यहाँ पे ऐसी कोई नदी, हिम नदी नहीं होती, वर्षा कम होती है और वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ताप अधिक रहता है, इसलिए यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो वर्षावाही होती हैं, यानी वर्षा ऋतु में ही उनमें पानी होता है, बाकी पूरे साल नहीं होता है। अर्थात इन नदियों में केवल वर्षा के मौसम में ही जल पाया जाता है। यहाँ अधिकांश नदियां अंत प्रवाह या अपवाह प्रणाली का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर जितनी नदियां हैं वो ज्यादातर या तो अंत प्रवाह या अपप्रवाह प्रणाली की होती हैं, क्योंकि यहाँ की अधिकांश नदियां थोड़ी दूर तक प्रवाहित होने के बाद किसी झील या प्लाया में मिल जाती हैं और सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं। प्लाया मरुस्थल भाग, अब आप सोचेंगे प्लाया क्या होता है। प्लाया मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झीलें होती हैं। अब आप सोचेंगे लवणीय क्या होती है। लवणीय मतलब ऐसी झीलें जिसका पानी ज्यादा खारा होता है और पानी में ज्यादा नमक होता है, जिनसे नमक प्राप्त होता है। जैसे समुद्र का पानी, आपको पता है ना, समुद्र का पानी कैसा होता है, बहुत नमकीन होता है क्योंकि उसके अंदर नमक होता है और समुद्र से ही नमक भी निकलता है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये जो यहाँ की नदियाँ होती हैं वो झीलें होती हैं, वो कैसी होती हैं, प्लाया झीलें होती हैं, क्योंकि वो लवणीय झीलें होती हैं, उसमें लवण पाया जाता है, इसीलिए उनसे नमक प्राप्त होता है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी लूनी नदी है। ठीक है, लूनी का नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। तो सबसे प्रमुख नदी यहाँ की लूनी नदी है, जो कि मरुस्थल के दक्षिण भाग में प्रभावित होती है। तो कहाँ प्रवाहित होती है। तो जो लूनी नदी है वो मरुस्थल के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र का जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती हैं। तो यहाँ पे उच्च ताप यानी तापमान बहुत ज्यादा रहता है, से अत्यधिक वाष्पीकरण। उच्च ताप मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। वाष्पीकरण यानी जब गर्मी ज्यादा होगी, पानी ज्यादा हीट होगा, पानी ज्यादा गर्म होगा, तो क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ने लगेगा। तो इसीलिए उच्च ताप से अत्यधिक वाष्पीकरण और निम्न वर्षा यानी कम वर्षा जैसी स्थितियां इस क्षेत्र को जलाभाव मतलब जल, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है जल और प्लस अभाव का मतलब होता है कमी। ठीक है, तो जल प्लस अभाव को मिला दो तो बनता है हमारा जलाभाव, यानी जलाभाव वाला क्षेत्र बनाती है, यानी पानी की कमी वाला क्षेत्र बनाती है। तो यहाँ पे पानी कम पाया जाता है। एक तो वर्षा कम होती है तो वाटर लेवल जो होता है जमीन का वो पहले ही बहुत डाउन हो जाता है, और उसके बाद ताप ज्यादा होता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो ताप ज्यादा होने के कारण जो पानी बचा भी होता है थोड़ा बहुत, वो भाप बन के सारा उड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जल का अभाव होता है। ये है हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। आज हमसे 6 प्रश्न पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों होती हैं। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। आज का दूसरा प्रश्न है, प्लाया से आप क्या समझते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई 2 जलवायिक विशेषताएं बताइए। तो वहां की जलवायु की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। बात करते हैं चौथे प्रश्न की, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताइए। अभी हमने जस्ट पढ़ा था। अब बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न की, थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 1 मार्क में आएगा। बात करते हैं आज के 6 क्वेश्चन की, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न, और अब हम सॉल्व करेंगे इनके उत्तर। उससे पहले कोविड के संदर्भ में हमें एक छोटा सा मैसेज दिया गया है, जो हर बार दिया जाता है, उसे देख लेते हैं। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी CAB संदेश, नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोना है। तो आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहना है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोविड अभी खत्म नहीं हुआ, और जब तक वो खत्म नहीं होता हमें उससे लड़ना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां वर्षावाही क्यों होती हैं। वर्षावाही क्यों होती हैं ये हमें बताना है। थार मरुस्थल की अधिकांश नदियां निम्न वर्षा
अत्यधिक ताप द्वारा वाष्पीकरण और किसी हिमनदीय उद्गम के अभाव में वर्षावाही होती हैं। यानी कि थार में जो नदियां बहती हैं वो वर्षावाही इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, निम्न वर्षा होती है, ताप अत्यधिक ताप रहता है जिसके कारण वाष्पीकरण बहुत ज्यादा होता है और हिम नदियों का उद्गम नहीं होता है। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है मैंने डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट में बताया है, वर्कशीट में बताया, तो आप उसके लिए वर्कशीट को देख सकते हैं। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, प्लाया से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, प्लाया मरुस्थल भाग में स्थित लवणीय झीलें हैं जिनसे नमक प्राप्त होता है। यानी कि प्लाया उन झीलों को कहते हैं जो मरुस्थल में पाई जाती हैं और वो लवणीय होती हैं, यानी उसमें लवण बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, उनका पानी खारा और नमकीन होता है जिसके कारण उनसे नमक प्राप्त होता है। ठीक है, बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। आज का तीसरा प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की कोई दो जलवायु विशेषताएं बताइए। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है हमारा वो थार मरुस्थल है और उसकी विशेषताएं। तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले मरुस्थल की जलवायु विशेषताएं, नंबर 1 यहाँ शुष्क जलवायु पाई जाती है और नंबर 2 वर्षा 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। यानी कि यहाँ पर जो वर्षा है वो 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की। आज का चौथा प्रश्न है, थार मरुस्थल की प्रमुख भू आकृतियों के नाम बताओ। तो मशरूम राख, बालुका टिब्बे, बरकान, ज्यूगेन आदि प्रमुख मरुस्थलीय भू आकृतियां हैं। बात करते हैं आज के पांचवें प्रश्न की। थार मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? इसका उत्तर है, थार मरुस्थल भारत के राजस्थान राज्य में है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आएगा तो 1 मार्क में आएगा। अच्छा, अभी हमने क्लास 10th की सीबीएसई सैंपल पेपर का सॉल्यूशन फर्स्ट आपके लिए अपलोड किया है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? सीबीएसई आपके लिए हर साल सैंपल पेपर इशू करती है। अभी सीबीएसई ने सिर्फ क्लास 10th के सैंपल पेपर इशू किए हैं और क्लास 9th के जैसे ही इशू होंगे उसका सॉल्यूशन भी हम डाल देंगे। उसमें आपको मार्किंग स्कीम भी दी गई है। मार्किंग स्कीम का मतलब होता है कि किस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, उसमें कितना बड़ा आंसर लिखना है और किस तरीके से आपको आंसर लिखना है जिससे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो बात करते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 की। ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, उनके नाम लिखिए। उत्तर है, ढाल के आधार पर थार मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 उत्तरी भाग जिसका ढाल पाकिस्तान के सिंध प्रांत की ओर है। नंबर 2 दक्षिणी भाग जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है। ये है हमारे आज के सभी 6 प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे और यदि आपको समझ में आए तो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और टाइम टू टाइम आप अपने आंसर्स को लिखते रहें। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। जल्द मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।